वी वर डूइंग केस स्टडी ऑफ तुगलक डायनेस्टी, उसमें हम लोग ने 10 सुल्तान तक कर लिया था. वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द कोर्ट. द सुल्तान्स कोर्ट वॉज वेरी सेरेमोनियल. सिजदा एंड पाइबोस वर परफॉर्म्ड बिफोर हिम. आपको सिजदा का मतलब तो पता ही होगा कि अभी हम लोगों ने न्यू वर्ड्स में भी करा था. टचिंग द ग्राउंड विद द फोरहेड इज नोन एज सिजदा, और पाइबोस को बोला जाता है किसिंग ऑफ द फीट. सो ये परफॉर्म करे जाते थे बिफोर द सुल्तान. द सुल्तान सैट ऑन अ थ्रोन बिल्ट ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म. तो जो सुल्तान कहाँ बैठता था, एक रेस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उसकी थ्रोन बनी हुई थी. द प्रिंसेस, मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ ऑफिस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एम्बेसडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड अदर ऑफिशियल्स वर गिवन फिक्स्ड प्लेसेस टू स्टैंड. मतलब बाकी सारे लोगों को खड़े होने की जगह पता थी अपनी, कि उनको कहाँ खड़ा होना, उनकी फिक्स्ड प्लेसेस हुआ करती थी. ऑफिशियल्स रिपोर्टेड मैटर्स टू द सुल्तान. स्क्राइब्स रिकॉर्डेड द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान. ऑफिशियल्स रिपोर्ट करते थे सुल्तान को मैटर्स पर, और स्क्राइब्स रिकॉर्ड करते थे वो ऑर्डर्स कि सुल्तान ने क्या पास करे हैं. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि सिजदा और पाइबोस एक और सुल्तान ने करे थे डिफरेंट फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी. दैट वॉज गयासुद्दीन बालबन. उसने भी सिजदा और पाइबोस करे थे, बट लोगों को लगा कि ये सिर्फ भगवान के लिए करे जा सकते हैं. दे वर नॉट हैप्पी एट दैट टाइम. नाउ कमिंग टू द नोबिलिटी. नोबल्स इन द कोर्ट वर मेनली टर्किश और अफगान्स. तो नोबल्स कौन थे मेनली कोर्ट में उस टाइम पे, द तुगलक पीरियड में? वो थे टर्किश और अफगान्स, और वो बहुत पावरफुल थे. They were very powerful. The rulers often gave high post to their slaves. और जो रूलर्स थे वो हाई पोस्ट देते थे अपने स्लेव्स को. Some were governors and others military commanders. कुछ गवर्नर्स थे तो कुछ मिलिट्री कमांडर्स थे. इब्न बतूता and Barani mention many people of humble birth who became nobles during the reign of Muhammad bin Tughlaq. जो इब्न बतूता और बरानी हैं, द ट्रैवलर्स, उन्होंने मेंशन करा है कि जो हम्बल बर्थ के थे, मतलब जो थोड़े से लोअर बर्थ के थे, उनको भी हाई पोस्ट्स मिली थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. दीज इंक्लूडेड रतन एंड फिरोज, बोथ बार्बर्स, नजीब अ म्यूजिशियन, मानखा अ कुक एंड लाडला एंड पीरा बोथ गार्डनर्स. तो इन सब को भी नोबल्स की पोजीशन मिली थी. ये सब भी बाद में ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक नोबल्स बन गए थे. और आप देख रहे हो ये कितने हम्बल बर्थ के हैं. नाउ कमिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी तक हम कर चुके हैं केस स्टडी ऑन सुल्तान, कोर्ट और नोबिलिटी पर. अब हम करेंगे किस पे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि तब का ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड डायनेस्टी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और क्या था. देयर वर 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 4 डिपार्टमेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. पहला था दीवाने विरासत, कंसर्न्ड विद फाइनेंस. तो दीवाने फिर विजारत फाइनेंस से कंसर्न्ड था. दीवाने रिसालत रिलीजियस मैटर से कंसर्न्ड था. और दीवाने आर्ट्स मिलिट्री अफेयर्स से कंसर्न था. दीवाने इंशा रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंसेस, जो रॉयल की कॉरेस्पॉन्डेंसेस होती थी उनसे दीवाने इंशा कंसर्न्ड था. तो हमें पता है 4 टाइप्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी. एक थी दीवाने विजारत, एक थी दीवाने रिसालत, एक थी दीवाने अर्ज, और 4th थी दीवाने इंशा. द वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर. द वज़ीर वॉज दी मतलब सबसे बड़ा मिनिस्टर था, सबसे प्राइम मिनिस्टर था. ही वॉज वेरी पावरफुल. वो बहुत पावरफुल था. वो सुपरवाइज करता था सारे ऑफिशियल्स का वर्क, रिवेन्यू का रिकॉर्ड रखता था और एक्सपेंडिचर का भी रिकॉर्ड रखता था. एंड अपॉइंटेड पीपल टू इम्पोर्टेंट पोस्ट, और किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, कौन सी इम्पोर्टेंट पोस्ट देनी है, वो सब वज़ीर का काम था.
So he was very powerful. He supervised the work of all officials, kept a record of revenue and expenditure, and appointed people to important posts. The Qazi was the chief judge and the Sultan's advisor on religious issues. अब एक काजी था जो चीफ जज था और सुल्तान को एडवाइस करता था रिलीजियस मामलों में. द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी. और जो बख्शी था वो पे मास्टर था, मतलब सबको तनख्वाह देता था आर्मी को. द नोबल हु लेड द ओवरऑल चार्ज ऑफ द आर्मी वॉज कॉल्ड आरिज ए मुमालिक. जो नोबल जो ओवरऑल चार्ज रखता था आर्मी का उसको ये बुलाते थे. ही एंड हिज ऑफिसर्स रिक्रूटेड इक्विप्ड एंड ट्रेंड द सोल्जर्स. अब आरिज ए मुमालिक के वो और उसके ऑफिसर्स रिक्रूट करते थे, इक्विप करते थे और ट्रेन करते थे सोल्जर्स को उसकी आर्मी में. नाउ कमिंग टू लैंड कंट्रोल. लैंड कंट्रोल द इक्ता सिस्टम. अभी भी हमने पढ़ा था कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था वो बड़े इक्तास देता था जो उसने हेरिडिटी बना दिए थे, और हमें इक्ता का भी मतलब पता ही है. इसी वजह से इक्ता इज़ लैंड गिवन टू ऑफिसर्स. The land granted to the nobles by the Sultan was called an iqta. The nobles who received it were called iqtadars. जिनको जो लैंड दिया जाता था उनको बोलते थे इक्ता, और जो रिसीव करते थे जो नोबल्स उनको बोलते थे इक्तादार्स. वो कलेक्ट करते थे टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स लिविंग इन देयर इक्ता. वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से जो उनके इक्ता में रह रहे हैं, और इसी मनी से वो अपने आप को मेंटेन करते थे, अपनी फैमिली को मेंटेन करते थे, और सोल्जर्स को पे करते थे जो उनके अंडर में थे. तो आप बेसिकली देख रहे कि वो फ्री के इक्ता नहीं मिलते थे, उनको उसी से अपना खर्चा चलाना होता था, अपनी फैमिली की देख रेख करनी करती थी, और जो सोल्जर्स उनके नीचे थे उनको भी उसी से ही देना होता था. इन रिटर्न दे सप्लाइड ट्रूप्स टू द सुल्तान वेन एवर ही नीडेड देम. और जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी सोल्जर्स की वो उनको देता था. द स्लेव एंड द खलजी सुल्तान्स गेव इक्तास ओनली टू सम हाई मिलिट्री कमांडर. जो स्लेव और खलजी सुल्तान्स थे वो इक्तास सिर्फ हाई मिलिट्री कमांडर को ही देते थे. द इक्तादार्स दस वर वेरी फ्यू इन नंबर. तो इक्तादार्स जो थे जिनके पास लैंड मिलती थी, जिनको लैंड मिलती थी, वो भी बहुत कम थे. पर तुगलक्स के अंडर में इक्तास वर गिवन मोर लीनियंटली. हमने देखा भी है, हमने पढ़ा था फ़िरोज़ शाह तुगलक में. सो देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ इक्तादार्स. तो बहुत सारे इक्तादार्स बढ़ गए थे. द इक्तास वर ट्रांसफरेबल. द सुल्तान कुड टेक बैक अ पर्टिकुलर इक्ता फ्रॉम एन इक्तादार एंड असाइन अनदर इक्ता टू हिम. मतलब एक इक्तादार से इक्ता लिया भी जा सकता था और उसको दूसरा दिया जा सकता था. ऑल्सो ऑन द डेथ ऑफ द इक्तादार हिज इक्ता कुड कम बैक टू द सुल्तान. अब इक्तादार की डेथ हो जाएगी तो उसके पास वापस आ जाएगा सुल्तान के पास लैंड. पर तुगलक पीरियड से ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हटा दिया था. Particularly from the reign of Firoz Shah Tughlaq, the transfer of iqtas became rare. The iqtadars began to treat them as hereditary and transfer them from father to son. Since the sultan was not strong enough, he could not stop this practice. अब जो सुल्तान थे वो भी इतने पावरफुल नहीं थे कि इस चीज़ को हटा सकें, तो यही चीज़ कंटिन्यू होती गई क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये हेरिडिटी बना दिया था. तो फिर पर वो वापस भी नहीं ले पाया क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं बच पाया ये सब करने के बाद, क्योंकि उसके टाइम में नोबल्स और यूलेमा बहुत पावरफुल हो गई थी. नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.